हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जो हमारी 10th की एनसीईआरटी चल रही थी, तो उसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे आज हम, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले कंप्लीट जानकारी देखेंगे, उसके बाद उसी जानकारी को प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम सवाल बना पा रहे नहीं बना पा रहे। तो आज टोटल आप लोगों के लिए हैं 39 क्वेश्चन। तो बहुत ध्यानपूर्वक लेक्चर सुनिए, उसके बाद सवालों के आंसर ज़रूर दें। इससे पहले हमारे टोटल 9 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें हम 9th की साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक थे सारे कवर हो चुके हैं। कल हमने एक रिवीजन वाली वीडियो डाली थी फिजिक्स के लिए, 9th की फिजिक्स के लिए। और उससे पहले हमने 10th की एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था, केमिकल रिएक्शन। वो ख़त्म हो चुका है, वो भी देखिए। आज हमारा 10th की एनसीईआरटी का दूसरा लेक्चर है, एनसीईआरटी साइंस। और ओवरऑल ही हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पुराने वीडियो ज़रूर देखिए। जो उत्तराखंड की तैयारी में लगे हैं उत्तराखंड वाली वीडियो देखें, जो वन दरोगा की भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो इसकी वीडियो देखें। उत्तराखंड के बहुत सारे वीडियो हैं। उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट 8 आ चुके हैं, परीक्षा वाणी के प्रैक्टिस सेट 7 आ चुके हैं। परीक्षा वाणी के टोटल 7 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। आधुनिक भारत के टोटल 11 वीडियो हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। और परीक्षा वाणी चैप्टर नंबर 11 से 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम पूरी। तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। ट्रिक वाली वीडियो हम टोटल 8 ला चुके हैं अभी तक, वो भी देखिए, अपने नोट्स बनाइए। और पीडीएफ आपको हमारे सारे लेक्चर की टेलीग्राम से मिल जाएंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है उत्तराखंड ज्ञान विथ जीवन। तो अभी हम तैयारी में लगे हुए हैं अपनी वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए, जिसका कुछ दिनों में एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और एग्ज़ाम डेट है 16 तारीख से 26 तारीख तक, 16 to 26। तो सिलेबस कंप्लीट करके लगातार प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो हमें एक नारा याद रखना है, अब की बार वन दरोगा पार। ये दिमाग में बैठा लीजिए, कंप्लीट तैयारी के साथ लग जाइए अपनी तैयारी में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम ये अपना अगर इंडेक्स देखें क्लास 10th का साइंस की बुक, तो पहला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज दूसरा लेक्चर है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। इसके बाद मैं आपको ये वाले चैप्टर बताऊंगा, ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, धातु धातु। और ये कंप्लीट करते हम सीधे चलेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स के बाद हम कंप्लीट करेंगे अपने जो बायो वाला हिस्सा है, बायो के जो 4 चैप्टर हमें दे रखे हैं। तो टाइम से हमारा आराम से कवर हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बस नोट्स बनाते रहें। प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस नोट्स जो भी हैं, वीडियो भले नहीं देखिए, अपने नोट्स तो रिवाइज करिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ काम नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके 3 वर्ग होते हैं, जिनमें हम उनको अम्ल, क्षार और लवण में डिवाइड करते हैं, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट में डिवाइड करते हैं। अभी कैसे डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज जो सबसे पहले जानकारी हम देखेंगे तो वो है सबसे पहले अम्ल। अम्ल यानी एसिड प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन का दान करता है। ऐसे यौगिक जो जल में यानी वाटर में प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन का दान करते हैं। अब प्रोटॉन क्यों कहा हमने, अब हाइड्रोजन का हमें अगर स्ट्रक्चर देखें तो 1H1, यानी उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है। और हमें पता है परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयन अगर वो दान कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उस पर आयन आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो 1H1 था तो H+ हो जाएगा, वो डोनेट कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही वो डोनेट करेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएगा। और न्यूट्रॉन तो उसमें है ही नहीं, तो बचता क्या है, केवल बचता है प्रोटॉन। इसी वजह से प्रोटॉन कहा गया है, इसको यहाँ पर ध्यान देंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी है, 1H1 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी जो न्यूक्लियस होता है किसी भी परमाणु का, तो उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन कितना हो रहा है 1H1 में, 1। तो न्यूट्रॉन कितना है, 0।
अगर जैसे ही H+ हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने उसने डोनेट कर दिया है। तो H+ का मतलब क्या हो गया, वो केवल एक प्रोटॉन की तरह काम कर रहा है। केमिकल रिएक्शन वाली वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। पुरानी वीडियो नहीं देखें तो ये वीडियो समझ में आना बहुत कठिन हो जाएगा। लगातार प्रयास में लगे रहिए, अपने नोट्स बनाइए, हमारी वीडियो देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। अगली चीज़ क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या है, अधिकांश एसिड में, मोस्ट ऑफ द एसिड्स में एक हाइड्रोजन परमाणु होता है जो पानी में धनायन व एनायन उत्पन्न करता है। धनायन माने पॉजिटिव चार्ज, यानी जिसको कैटायन भी कहते हैं इंग्लिश में। एनायन यानी ऋणायन, ऋणायन माने नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल है HCl का। HCl में क्या होता है, H एक प्लस वाला आइटम होता है, Cl क्या होता है, नेगेटिव वाला। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखें, हमने लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी NCERT में भी दिया है। HCl को अगर जल में मिलाते हैं, HCl क्या है, एक एसिड है, H2O क्या है, जल है, तो ये मिलाने पर हमें हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। हाइड्रोनियम H3O+, इसका मतलब है हाइड्रोनियम आयन। और लास्ट में बचता क्या है हमारे पास, Cl। तो अगर क्वेश्चन आता है एसिड और जल की रिएक्शन कराने पर क्या मिलता है, तो क्या मिलता है हमें, हाइड्रोनियम आयन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है। तो अगली चीज़ यहाँ पर पीएच वाली वैल्यू समझाएगी। तो पीएच स्केल ऐसा होता है, अगर इसको बताएं तो यहाँ पर 7 रैंक होगी, यहाँ पर 14 रैंक होगी। तो 7 से नीचे ये वाला जो एरिया होगा 0 तक, तो ये एसिड वाला एरिया होता है, और ये वाला एरिया हमारा बेस वाला होता है, जिसको एल्कली भी कहते हैं हम। यानी 7 से नीचे को जाते रहेंगे, एसिडिटी बढ़ती रहेगी। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, किसी का पीएच वैल्यू 4 है, किसी का पीएच वैल्यू 3 है, तो कौन ज़्यादा एसिड है कहेंगे, तो 3 है, क्योंकि यहाँ से नीचे को जा रहे हैं तो उसकी एसिडिटी बढ़ने वाली है। तो 0 के आसपास होगा वो सबसे ज़्यादा एसिड होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसा ही बेस में भी होगा या एल्कली में भी होगा। 7 से नीचे को जाएंगे, घटते रहेगा, ये 13, 14, 12 ये जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा बेस होगा। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप लोग। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई भी गई है। एसिड में हाइड्रोजन आयन जितने अधिक होंगे, वो उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। इसका मतलब क्या है, उसका लो पीएच वैल्यू होगा। अभी मैंने समझाया था पीएच वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5। माने किसी आइटम का पीएच वैल्यू 5 है और दूसरे आइटम का पीएच वैल्यू 2 है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, 2 वाला ज़्यादा होगा। जो 0 के जितने करीब होगा वो उतना एसिडिक होगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगली चीज़ है, ये जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को ये लाल बना देते हैं। अब इसको कैसे याद रखें, इसको खाली सिंपल याद रखना है। वैसे तो नॉर्मल याद है तो अच्छी बात है। एक तरीका अगर मैं बताऊं तो एसिड में क्या है, ए है, और ब्लू में क्या है, बी है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लाल बना रहे हैं। तो ए बी डी एक क्रिकेटर है, आपको याद होगा। ए बी से याद रखे, ए बी डिविलियर्स जिसको हम कहते हैं। तो वो किस टीम से खेलता है, आरसीबी से खेलता है, आरसीबी से खेलता है। तो आर का मतलब क्या है, रेड, और यहाँ पर क्या है, उनके ड्रेस क्या है, लाल है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ए बी कैसा है, लाल है। ए का मतलब एसिड, बी का मतलब ब्लू। तो जो अम्ल होते हैं वो ब्लू को रेड में बदल देंगे, लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देंगे। उम्मीद है ट्रिक आपको समझ में आई होगी, आपको याद करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इनके अच्छा, अगली चीज़ और है यहाँ पर, इनके स्वाद अगर पूछेंगे, ये कैसे टेस्ट करते हैं, तो ये खट्टे होते हैं। और इनका जो पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है। माने ये देखिए, मैंने यहाँ पर बना भी रखा है पीएच स्केल। तो 7 में क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 7 से नीचे को आऊँगा तो एसिड बनेगा, और 7 से जैसे 14 की तरफ को जाऊँगा तो एल्कली या बेस बनेगा। अगर अब इनके देखें हम टाइप्स ऑफ एसिड, तो ये अगर देखें हम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। ये चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे तभी प्रैक्टिस सेट बढ़िया से लगा पाएंगे हम। तो अम्ल के टाइप देखते हैं, इसके 4 टाइप हैं। सबसे पहले सोर्स के आधार पर, तो ये हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगला है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, तो ये ऑक्सी एसिड है, हाइड्रा ऑक्सीड है, एसिड है। अगला है हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर, यानी वो हाइड्रोजन आयन कितनी तेजी से डोनेट कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो उसके आधार पर होंगे प्रबल और दुर्बल, यानी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड।
और फाइनल क्लासिफिकेशन इनका आता है जली विलयन में अम्लीय मात्रा के आधार पर। एक्विलाइन, जली विलयन मतलब एक्विलाइन, एक्यू, एक्विटिक सॉल्यूशन में, तो इसके आधार पर होते हैं सांद्र और तनु। सांद्र का मतलब हुआ कंसंट्रेटेड, तनु का मतलब हुआ डाइल्यूट। माना एक सॉल्यूशन है मेरे पास, माना ये जल है, जल में मैंने क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया। ये ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सांद्र कब होगा, देखिए एसिड मैंने मिलाया तो यहाँ पर घोलने वाला यानी सॉल्वेंट क्या है, यानी जो विलायक है वो जल है। तो क्या होगा, जब विलायक की वैल्यू विलेय से ज़्यादा हो जाएगी, विलायक मतलब जिसमें हम घुलने वाले हैं, विलेय माने जो घुलने वाला है, तो अगर जो घुलने वाला आइटम है उसकी वैल्यू जो घोलता है यानी विलायक से ज़्यादा हो जाएगी तो वो सांद्र हो जाएगा। और तनु में क्या होगा, विलायक की वैल्यू ज़्यादा होगी और विलेय की वैल्यू कम होगी। दो चीज़ें हैं, एक है विलायक और विलेय, यही चीज़ें इसमें कवर करनी है। विलायक अगर ज़्यादा होता है तो तनु है वो, विलायक अगर कम होता है जो घोलने वाला आइटम है तो वो सांद्र होगा। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, इतनी चीज़ें हैं, काम हो जाएगा। अब वही चीज़ हम देख रहे हैं। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक देखा था। अब उसी के टाइप देखते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुने, ये सारे पूछे गए सवाल हैं। ऑर्गेनिक एसिड तो ये क्या है, नेचुरल सोर्स से प्राप्त होंगे, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होंगे, जैसे एनिमल और प्लांट दोनों से, एनिमल और प्लांट दोनों से प्राप्त होंगे। और इनमें कार्बन किसी भी हालत में ज़रूर होगा, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, कार्बनिक अम्ल। अब कुछ एग्जाम्पल देखते थे, जैसे हमारा लैक्टिक एसिड होता है जो किस में मिलता है, दही में मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C2H4OH, COOH। फॉर्मूला थोड़ा याद करने में अगर समस्या हो रही है तो एक इलाज है इसका, डेली एक एक दो फार्मूला अपने हाथ में लिखिए, कॉपी में लिखिए, कहीं पर भी लिखिए और बार बार उसको देखिए, तभी ये चीज़ें याद होंगी। अगला है एसिटिक एसिड, तो ये पाया जाता है हमारा विनेगर में, जिसको हम सिरका कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। अगला है सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड मिलता है, इसका फॉर्मूला है C6H8O7, C6H8O7। अब ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्लिनिकली प्रूव आइटम है जितने भी हैं। हमें ये नहीं सीखना है, हमें खाली इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये किस में मिलते हैं। अगर फॉर्मूला याद कर लें तो बहुत अच्छा है। अगला लॉरिक एसिड, ये मिलता है हमारा नारियल के तेल में, इसका फॉर्मूला है CH3CH2 और बाहर से 10 × 10 COOH। अगला है मेलिक एसिड, ये मिलता है हमारे खट्टे सेब में और अंगूरों में, इसका फॉर्मूला है HO2CCH2CHOHCO2H। ये ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले बड़े अजीब से हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेन सोर्स क्या है ये ध्यान रखना है, बस काम हो जाएगा। अगला है टार्टरिक एसिड, ये हमारे अंगूर और हल्दी एंड टर्मरिक में मिलता है, जिसका फॉर्मूला है C4H8O6, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है फॉर्मिक एसिड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये एंट वीनम यानी चींटी के डंक में मिलता है, जो ये हम जो बिच्छू कहते हैं जिसको हम, ड्रैगन, उसमें मिलता है। तो इसका फॉर्मूला है HCOOH या HCO2H, HCOOH या HCO2H। तो फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड किस में मिलता है, चींटी के डंक में, एंट वीनम में। चींटी काटते तो बड़ा अजीब सा दर्द होता है, वो इसी वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो दही में क्या है, लैक्टिक एसिड है, विनेगर में क्या है, एसिटिक एसिड है, खट्टे फलों में क्या है, सिट्रिक एसिड, नारियल तेल में लॉरिक एसिड, खट्टे सेब और अंगूर में क्या है, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड किस में है, अंगूर और हल्दी में, चींटी के डंक में क्या है, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, कार्बनिक के बाद हमने देखा अकार्बनिक, इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं। अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक एसिड, ये नेचुरली नहीं पाए जाएंगे, हमें जितने भी हैं खनिजों से प्राप्त होंगे। इन अम्लों में हाइड्रोजन तथा अधात्विक तत्व होते हैं। इन अम्लों में हाइड्रोजन तथा अधात्विक, अधात्विक मतलब नॉन मेटल। अगला चैप्टर जो हम देखेंगे धातु अधातु, वो चीज़ें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अधातु क्या होंगे, अधातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी उन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो वो अधातु होते हैं। और धातु क्या होते हैं, जिनको मेटल कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, अभी अधात्विक से ध्यान रखिए। तो क्या कहा इसने, H भी होगा यानी हाइड्रोजन भी होगा और अधात्विक तत्व भी होंगे, जैसे
सल्फ्यूरिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ज़रूर याद रखें, पूछ सकता है। इसका फॉर्मूला है H2SO4, यानी H 2 बार होगा, O 4 बार होगा। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं। अगला है नाइट्रिक अम्ल, जिसको HNO3 कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलेंगे और खनिजों से प्राप्त होंगे, और इनमें एक हाइड्रोजन होगा और एक अधात्विक तत्व होगा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट होगा इसमें। एग्जाम्पल क्या क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। और इन तीनों एसिड को मिलकर क्या किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें बेंच एसिड भी कहा जाता है। H2SO4, HCl और HNO3, इन तीनों को कंबाइन करने पर इन तीनों को एक साथ में क्या कहते हैं? बेंच अम्ल कहते हैं। ये ध्यान देंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऑक्सी एसिड। ये किस टाइप में है ऊपर हमने देख रखा है। ऑक्सी एसिड में क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन परमाणु व एक अन्य तत्व होगा, यानी हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और एक और अन्य तत्व भी होगा, यानी अदर एलिमेंट भी होगा। तो वो क्या होंगे? ऑक्सी एसिड होंगे। जैसे एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल है यहाँ पे H3PO4, जिसको हम फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। ये जितने भी फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें। अगला है नाइट्रिक अम्ल, तो H भी है, O भी है। इसके अलावा अदर एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन। N मतलब होता है नाइट्रोजन, O माने ऑक्सीजन, H माने हाइड्रोजन, F माने फ्लोरीन। आगे आने वाला है हाइड्रा एसिड। हाइड्रोजन के साथ केवल एक हैलोजन तत्व का हैलोजन समूह के तत्व होंगे। हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि, ये हैलोजन कहलाते हैं। जब आवर्त सारणी हम पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हैलोजन समूह वाली। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। हाइड्रा एसिड में क्या होगा? H के साथ फ्लोरीन होगा, Cl हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चीज़ें हो सकती हैं। हैलोजन ग्रुप वाले एलिमेंट ही होंगे यहाँ पर, जैसे HF, HCl, HBr, HI, इस तरीके से। अगले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का अर्थ क्या होगा? जो अपना हाइड्रोजन आयन बहुत जल्दी दे देगा वो क्या होगा? प्रबल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जो नहीं दे पाएगा वो वीक एसिड होंगे। वे अम्ल जो एक्विलिन सॉल्यूशन में या जलीय सॉल्यूशन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, और इनमें प्रोटॉन त्यागने की उच्च कैपेसिटी होती है, हाई कैपेसिटी होती है। जैसे H2SO4, HCl, HNO3, ये सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब दुर्बल एसिड में क्या होगा? बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग है उसका अपोजिट होगा। जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। हाइड्रोजन आयन, H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन, को पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। प्रबल में क्या होंगे? पूरी तरीके से छोड़ देंगे उसको, हाइड्रोजन आयन को। लेकिन दुर्बल में ऐसा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। और एग्जाम्पल क्या है? CH3COOH, HCOH, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और pH प्रबल अम्लों से अधिक होगा। तो मैंने अभी pH का क्या बताया था? 0 से 7 के बीच में क्या होगा? ये एसिडिक होंगे। जो 0 के जितने करीब, यानी जिसकी संख्या जितनी कम, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, 7 है, 5 और 1 में अगर कौन पूछेगा कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो 1 जिसका pH होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इनका जो pH होगा प्रबल अम्लों से अधिक होता है। pH ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कम एसिडिक। ये ध्यान दें सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अब है सांद्र अम्ल, जिसको हमने ऊपर देखा था। तो अम्ल अधिक और विलायक की मात्रा, यानी सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। अभी ऊपर जब मैंने इनका क्लासिफिकेशन करा था तो आपको बताया था मैंने, जलीय विलयन में, एक्विलिन सॉल्यूशन में अम्ल की मात्रा के आधार पर तो 2 टाइप होते हैं, एक होता है सांद्र, एक होता है तनु। माने एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, और एक क्या है? विलेय है, जो घुलने वाला है। तो अगर ध्यान रखेंगे, जिसमें क्या होगा? जो विलेय है वो ज़्यादा होगा तो वो सांद्र हो जाएगा, और जिसमें विलायक कम होगा, यानी विलायक ज़्यादा होगा, वो तनु हो जाएगा। सॉल्वेंट जिसमें कम होगा वो क्या होगा? सांद्र। सॉल्वेंट जिसमें ज़्यादा होगा वो तनु हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें, काम हो जाएगा हमारा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी गई है। अम्ल अधिक बट विलायक, यानी जलीय विलयन का सॉल्वेंट मात्रा में कम होगा, और तनु में क्या होगा? विलायक अधिक और अम्ल क्या होगा? कम होगा। बस इतना काम कर दिया हमने, ख़त्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं।
इनकी किसके साथ कैसी रिएक्शन होती है, ये बहुत ही आसान है। पहले वाले में थोड़ा दिक्कत है, और बाकी जो हम टोटल हमने 4 रिएक्शन यहाँ पर देखनी है, और 3 रिएक्शन तो ऐसी है जहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, एक जल जरूर बनेगा, काम हो जाएगा हमारा। काफ़ी आसान है, इसको याद रखना है। अम्ल के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगर एसिड की किसी मेटल से यानी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एक तो लवण बनेगा यानी सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो सिंपल सवाल पूछ देगा, किसी एसिड की धातु से रिएक्शन करने पर क्या बनता है, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है पूछेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है हमने, Mg+2HCl। तो ये क्या बना रहा है, MgCl2+H2। यही H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब देखें, धातु के कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर एसिड की रिएक्शन कराएं, कार्बोनेट का मतलब हुआ CO3। तो धातु कार्बोनेट अगर ऐसी रिएक्शन करवाते हैं तो पहले तो लवण मिलेगा, CO2 मिलेगी और जल मिलेगा। धातु कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट में क्या है, CO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू क्या होता है, CO2। तो इसको कितने आसानी से हम याद रख सकते हैं, कार्बोनेट मुझे याद है, अगर इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो मुझे ध्यान रखना है CO2 बनने वाला है, बस इतना ध्यान रखें, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन अगर करते हैं तो सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो चीज़ हमने यहाँ पर दे रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले है Na2CO3, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसकी मैंने एसिड यानी HCl से रिएक्शन करी है, तो क्या बना, 2NaCl जो कि लवण है, H2O जो कि जल है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, हिंदी में इसको धावन सोडा कहते हैं, ध्यान रखेंगे, Na2CO3। अगला है NaHCO2, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसकी HCl से रिएक्शन करी है तो क्या बना है, NaCl। NaCl क्या है, सॉल्ट यानी लवण है, H2O क्या है, जल है, और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। काफ़ी आसान है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं एसिड की रिएक्शन करा देता हूँ किसी बेस से, तो एसिड की किसी बेस से रिएक्शन कराने पर सॉल्ट और वाटर मिलते हैं, सॉल्ट और वाटर मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, यानी लवण और जल मिलेगा। जैसे HCl+NaOH। अब NaOH यानी देखिए, H+ आयन अगर होता है तो ध्यान रखेंगे एसिड होने वाला है, OH आयन होगा तो ध्यान रखेंगे ये बेस होने वाली है। आगे हम सीखने वाले हैं चीज़ें, चिंता न करें। तो अगर यहाँ पर देखें HCl और NaOH, तो HCl क्या है भैया, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। तो इनकी रिएक्शन कराते तो NaCl क्या है, एक लवण यानी सॉल्ट है, और H2O क्या है, जल है। तो इससे ऊपर वाली जो रिएक्शन थी उसमें भी तो जल और लवण बना था शायद, ये देखिए लवण बना था और जल बना था। तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तब भी लवण और जल तो बनेगा ही बनेगा, एक CO2 और बनेगी। मैं बता रहा हूँ, आखिर की जो 3 रिएक्शन हम सीखने वाले हैं उसमें लवण और जल जरूर बनेगा। अगला है धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर एसिड की रिएक्शन कराता हूँ, जैसे Cu क्या है, धातु है, O जोड़ा तो उसमें ऑक्साइड हो गया वो, HCl एक एसिड है, तो CuCl2 ये क्या है, हमारा लवण है, H2O क्या है, जल है। देखिए नीचे की जो 2 रिएक्शन है उसमें तो डायरेक्ट सॉल्ट और वाटर बन रहा है, और ऊपर एक और रिएक्शन जैसे धातु कार्बोनेट वाला एरिया है वहाँ पर भी लवण और जल जरूर बना। देखिए कितना सिंपल है याद करना। अब केवल एक ही बचता है, केवल अगर धातु लें तो धातु लेते हैं तो केवल यहाँ पर क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। लवण तो हर किसी में बन रहा है, नीचे की 3 इक्वेशनों में लवण और जल बनते हैं, लेकिन पहली जो इक्वेशन है यानी एसिड की अगर मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ये ध्यान रखना है आपने। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बार बार पढ़िए लिखिए, आपको ज़रूर याद होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एसिड है उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कुछ उनके स्पेशल नाम देख लेते हैं। तो जैसे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl कहते हैं, इसका एक अन्य नाम है म्यूटेरिक अम्ल। ये किस में यूज़ होता है, ये टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज़ होता है। गैस्ट्रिक जूस है, हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक वाला होता है HCl होता है वही मिलता है। ये भोजन को सड़ने से बचाता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल है, एसिड है पूछेंगे तो
HCl है, ध्यान रखेंगे। ये क्या काम करता है, भोजन को ख़राब होने से बचाता है, यानी पचाने का काम करेगा ये। अगला है मेटल क्लीनर। मेटल क्लीनर में भी HCl का यूज होगा। शुगर में और ग्लू में भी इसका ही प्रयोग होगा। ग्लू, शुगर, मेटल क्लीनर और गैस्ट्रिक जूस और टॉयलेट क्लीनर में इसका यूज़ होता है। और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। अगला है कार्बोनिक एसिड, जिसको H2CO3 कहते हैं। तो कार्बोनेटेड जल में इसका यूज़ होगा, जैसे सोडा में होगा ये, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है हमारी उनमें होगा ये। तो कार्बोनेटेड जल ही हुए ये, सोडा और ये। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 कहा था हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड में था, याद होगा आपको ये। बेंच अम्ल, HNO3, HCl और H2SO4 को मिलकर क्या कहते हैं, बेंच एसिड कहते हैं। तो इसका यूज होता है बैटरी में। ये एसिड ड्रेन के लिए भी मेन कारक ये है, और बैटरी में सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज होता है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, आप बताइए क्या होता है। अगला है फास्फोरिक एसिड, जिसको H3PO4 कहते हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक में एसिडिटी का कारण यही होता है। ATP और DNA में भी ये पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, फास्फोरिक एसिड। तो अब देखते हैं अपने क्षार चैप्टर के बारे में, यानी बेस के बारे में। अब ऊपर हमने देखा था लिटमस पेपर के लिए ABR था वहाँ पर, यानी लाल, R यानी एसिड। ब्लू लिटमस पेपर को कैसा बना दे रहा था, रेड बना दे रहा था, याद होगा आपको, AB डिविलियर्स मैंने याद करा था। तो यहाँ पर क्या होगा, देखें, क्षार कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये सिंपल क्या करता है, रेड को ब्लू में ले आएगा वापस। हम कहाँ से ब्लू से रेड में गए थे, एसिड में। अब जो बेस है या क्षार है वो रिवर्स रिएक्शन कर देगा, यानी रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। अब मैंने लिटमस एक स्केल बनाई, 7 था जो न्यूट्रल होता है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 14 था। तो ये वाला एरिया जो है हमारा, ये एसिड के अंतर्गत आता है, 0 से 7 वाला। अब ये वाला एरिया अगर मैं देखूँ 7 से 14 के बीच वाला, ये हमारा बेस के अंतर्गत आता है, ये ध्यान देंगे। और हमने क्या देखा था, जब अम्ल थे वो हाइड्रोजन आयन छोड़ते थे, और जो बेस होंगे ये OH आयन छोड़ेंगे, OH। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। जो हमारे क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। इनका pH क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। और रासायनिक पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन फ्री करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्षार या बेस कहते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसमें, और इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस अम्ल से क्रिया करके उन्हें क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, एसिड, सॉल्ट, लवण और जल का निर्माण करते हैं। बेस और अम्ल रिएक्शन जब भी करेंगे तो उदासीन हो जाएंगे। अब वो तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। यूजुअली उदासीन कर देते हैं, और हमें क्या मिलता है जब ये रिएक्शन करते हैं, लवण और जल। लवण माने सॉल्ट, जल माने H2O, वाटर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेस को हमने एल्कली क्यों कहा है, जल में घुलनशील वे सारे बेस जो जल में घुल सकते हैं उन्हें एल्कली बेस कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, बस हो गया। क्योंकि एक्विलिन सॉल्यूशन होता है, एल्कली सॉल्यूशन होता है वो, इस वजह से। तो अब इसके अगर टाइप अगर देखूं तो जल में विलेयता के आधार पर, जल में घुलने के आधार पर अगर देखें तो सबसे पहला है प्रबल और दुर्बल। अगर एसिड, जिसने ध्यान से सुना होगा, जो एसिड में क्या था, हाइड्रोजन आयन, यानी H+ को जो जितनी जल्दी छोड़ देगा वो उतना स्ट्रांग होगा। तो क्षार में क्या हो जाएगा, जो OH को जितना जल्दी छोड़ देगा वो उतना स्ट्रांग होगा, जो जितनी लेट से छोड़ेगा वो उतना वीक होगा, यानी दुर्बल होगा। वही चीज़ यहाँ पर हमने करनी है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी भी हमने। और अगली चीज़ भी काफ़ी आसान है, सांद्रता के आधार पर, कंसंट्रेशन के आधार पर एक सांद्र क्षारक होगा, एक तनु क्षारक होगा। अब इसमें क्या होगा, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, विलायक कम हो जाएगा कंसंट्रेटेड में, जैसे अम्ल में हुआ था, और तनु में क्या होगा, विलायक ज़्यादा होगा। यानी जो घोलने वाला है अगर उसकी वैल्यू कम है, वो कम है तो वो कंसंट्रेटेड बेस होगा। और अगर जो घोलने वाला आइटम है, सॉल्वेंट है, विलायक अगर ज़्यादा होता है तो वो डाइल्यूट बेस कहलाएगा। बस इतनी चीज़ें करनी है, काम हो जाएगा। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे रिटर्न भी करी हैं, तो ये चीज़ें देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अगर बेस देखें तो जल में पूर्णतः घुलकर OH आयन त्याग देते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे देखें, NaOH, KOH,
CaOH का होल ट्वाइस। अगला है दुर्बल क्या होंगे, तो जल में OH जल्दी नहीं घुल पाएंगे, तो एग्जाम्पल है MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH कहते हैं इसको। अब सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के आधार पर अगर देखें तो सबसे पहले है सांद्र क्षारक, उसके बाद है तनु क्षारक। कंसंट्रेटेड माने सांद्र माने कंसंट्रेटेड और तनु माने डायलूट, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। अब इनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये किससे रिएक्शन करके कैसा रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो अगर इसकी धातु से रिएक्शन यानी मेटल से रिएक्शन करता हूँ, तो अगर मैं बेस की किससे रिएक्शन कर रहा हूँ, मेटल से रिएक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। शायद ऐसा ही तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, जब अम्ल की धातु से रिएक्शन करें। देखिए कितना आसान हो गया अब हमारे लिए। अम्ल की धातु से रिएक्शन कराएं या क्षार की धातु से रिएक्शन कराएं, दोनों कंडीशन में मुझे क्या मिलने वाला है, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बेस को कैसे पहचानेंगे, OH से पहचानेंगे। एसिड को कैसे पहचानेंगे, H से पहचानेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, अभी मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है, 40 उसमें सवाल आने वाले हैं, तुरंत जवाब देने हैं आपने। अगला एग्जाम्पल है 2NaOH प्लस Zn, तो इसने क्या छोड़ी, H2 माने H2 गैस हो गई, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है अधात्विक क्लोर ऑक्साइड से अगर बेस की रिएक्शन कराता हूँ, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं 2NaOH प्लस CO2, तो यहाँ पर क्या मिलता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और H2। CaOH का उल्टा प्लस CO2, तो यहाँ पर क्या मिलता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। संगमरमर याद आ रहा है, मार्बल, CaCO3। लाइमस्टोन, क्विक स्टोन पढ़े थे हमने, याद आ रहे होंगे आपको। अब देखते हैं कुछ अदर फैक्ट। अम्लराज, जिसको हम एक्वा रेजिया कहते हैं, जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं तो एक्वा रेजिया बनते हैं। और इनका यूज कहाँ होता है, जो हम ज्वेलरी बनाते हैं उनमें, सोना चांदी आदि को गलाने में इसका यूज होता है, प्लेटिनम को भी गलाने में इसका यूज होता है। अब जैसे दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गए, जैसे HCl और HNO3 मिलते हैं खासकर, तो ये किस रेशियो में मिलते हैं अगर पूछेंगे तो HCl रेशियो HNO3, इनका रेशियो होता है 3:1। 3:1 का मतलब क्या है, अगर HCl 3 लीटर है तो HNO3 1 लीटर होगा, HCl 300 है तो HNO3 100 होगा। अब देखते हैं, दो टॉपिक आज के हमारे निपट चुके हैं। सबसे पहले हमने कवर करा है एसिड, उसके बाद बेस, अब देखते हैं सॉल्ट। तो तुरंत देखते हैं, सबसे पहले सॉल्ट। तो अम्ल और बेस की जब भी रिएक्शन होती है तो एक उत्पन्न यौगिक होता है, और ये यौगिक क्या होता है, आयनित होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, लवण कह देते हैं, सॉल्ट कहते हैं। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो ये क्या लवण बनेगा, उदासीन बनेगा, न्यूट्रल लवण बनेगा। ऐसा क्यों, माना इसका नंबर 1 था या 0 ही था चलो, और इसका नंबर क्या था, 14 था, ये एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो इस वजह से क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल अम्ल बनेगा, ये ध्यान देंगे सब, ये लवण बनेगा, ध्यान देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू न्यूट्रल लवण बनेगा। अब इसके कुछ टाइप देखते हैं, लवणों के टाइप। सबसे पहले अम्लीय लवण। अब हमें पता है सॉल्ट कब बनते हैं, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, यानी एसिड और बेस मिलते हैं। तो अम्लीय लवण कब मिलेगा, जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो वही चीज़ लिखी है, जली विलयन में नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देगा अम्लीय लवण। अब इसमें क्या है, नीले को BR, याद रखिए, ABR हमने सीखा था अभी। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो एसिडिक सॉल्ट क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो बेस की मात्रा कम होगी फिर। तो एग्जाम्पल है NaHCO3। अब क्षारीय लवण में क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी क्षार स्ट्रॉन्ग होगा, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये मिलकर बनाएगा क्षारीय लवण। इसमें क्या होगा, लाल लिटमस नीले में चेंज हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन, जैसे अम्ल में होता था वैसे क्षार में होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। अगला है उदासीन लवण। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तो क्या बनेंगे, उदासीन लवण बनेंगे और लिटमस पेपर का इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और एक और कंडीशन इसकी है, वीक एसिड और वीक बेस भी ले लें तब भी यही कंडीशन होने वाले हैं, उदासीन ही बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे है NaCl, KNO3, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है सबसे पहले बेकिंग सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से उम्मीद है एक ने एक फॉर्मूला, एक ने एक नाम ज़रूर पूछेंगे हमारे एग्जाम में। तो इसके बाद सीधे हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। तो बेकिंग सोडा है, इसको सोडियम बायोकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। अगला है वॉशिंग सोडा, बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा। अगला वॉशिंग सोडा, ये है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। खाली सोडियम कार्बोनेट कहेंगे तो Na2CO3 होगा। अब हाइड्रेटेड मतलब है जल जनित, यानी इसमें पानी भी होगा, तो इंटू 10H2O हम ऐड कर देंगे। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। अगला है ब्लीचिंग पाउडर, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। और अगला है फाइनल है हमारा जिप्सम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। अब होता क्या है, जब जिप्सम को मैं गर्म करता हूँ, गर्म करने का मतलब क्या है, उसका निर्जलीकरण यानी उसका जल निकालना है, तो हमें क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यानी जिप्सम को अगर मैं गर्म करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूले से आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर 2H2O थे, यहाँ पर हाफ H2O हो गया है, इन जल की मात्रा कम हो गई है। तो जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आई होंगी। नोट्स बनाएं। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट में। डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट में चले तो वो थोड़ी दिक्कत कर जाता है, समझ के प्रैक्टिस सेट करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो तुरंत जवाब देंगे, मैं ज़्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ। तो सवाल पढ़ते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या OH आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको, OH आयन देता है। तो उसका सही जवाब है प्रोटॉन देता है। अगले सवाल पे चलते हैं। भस्म, भस्म माने बेस है, ध्यान रखेंगे। जिसको हमने क्षार कहा था उसका एक और नाम ये भी है। तो भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो अम्ल और भस्म या अम्ल और क्षार एक दूसरे के अपोजिट थे, तो क्या कंडीशन सही होगी यहाँ पर, भस्म वह पदार्थ है जो, तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगले सवाल पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, अभी तो पढ़ा है 2 मिनट पहले। अम्ल और भस्म, भस्म माने यहाँ पर है क्षार, क्षार यानी बेस, कि रिएक्शन के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है, अम्ल बनेगा, लवण बनेगा, ईस्टर बनेगा या अल्कोहल बनेगा। सभी लोग जवाब जरूर दें। अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप, देखिए पढ़ सभी लोग रहे हैं, लेकिन जो संयमित होकर पढ़ेगा, बिल्कुल धैर्यवान होकर पढ़ेगा, बिल्कुल टेंशन में नहीं आएगा, अपनी तैयारी पे खुद पे भरोसा करेगा, वो आराम से एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है, अभी मैंने बताया था, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, यानी लवण बनता है। अगले सवाल पे चलते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, जब कोई चीज़ न्यूट्रल हो जाती है तो उस समय क्या बनता है,
अम्ल, भस्म, लवण, लवण व जल। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने लवण वाले में, ध्यान रखिए। उदासीनीकरण रिएक्शन में यानी न्यूट्रल रिएक्शन में क्या बनता है? अम्ल, भस्म, लवण, लवण व जल। सभी लोग जवाब जरूर दें। तो न्यूट्रल रिएक्शन में बनेगा हमारा, ध्यान रखेंगे, लवण और जल बनेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी इनका अगर हमें टेस्ट करना है कि एसिड है कि बेस है, तो किसका यूज करेंगे? लिटमस पेपर, कोबाल्ट पत्र, अमोनिया पत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका तो सभी लोग जवाब जानते होंगे। ये हमने स्केल बनाई थी, ये 7 था, ये 14 था, ये 0 था, इस साइड एसिड होता था, इस साइड बेस होता था, ये 7 न्यूट्रल होता था। तो यहाँ पर है लिटमस पत्र, बिल्कुल सही जवाब। सभी लोग जवाब जरूर दें, बहुत ध्यानपूर्वक दें। याद करिए हमने क्या पढ़ा था। नीले लिटमस को लाल में बदल देता है अम्ल, भस्म, क्षार, लवण। नीले लिटमस को, नीला मतलब ब्लू, इसका मतलब क्या होगा? लाल का मतलब आर। तो क्या था कोड? अभी हमने पढ़ा था ABR। AB डिविलियर्स लाल, लाल मतलब RCB में हो। तो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो वो कौन सा है? अम्ल है। तो इसकी रिवर्स रिएक्शन कौन कर देगा? भस्म कर देगा, यानी रेड को ब्लू में चेंज कर देगा वो। अगले सवाल पे चलते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? अभी स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको। ऑप्शन है अम्ल, लवण, क्षार, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें। अम्ल, क्षार, लवण, या नन ऑफ दीज? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जल में घुलनशील भस्म को या बेस को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। क्षार यानी एल्कली। ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन द फॉलोइंग इक्वेशन? या जो भी हमें स्टेटमेंट दिए हैं उनमें कौन सी इक्वेशन राइट है, ट्रू है? क्षार में साबुन की तरह चिकनाहट होती है, स्लिपरी होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। और अगला है नन ऑफ दीज। यानी उपरोक्त तो सभी में, तो अब ऑल, यानी सभी बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो 90 क्वेश्चन का सही जवाब है सभी, उपरोक्त सभी। साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल सही जवाब। लाल लिटमस को नीला कर देता, अभी बताया था मैंने, बिल्कुल सही। ये वाला पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। माना ये बेस है, इसके अलग अलग टाइप है। एक नॉर्मल बेस है, एक बेस ऐसा है जो जल में घुलता है। तो जल में घुलने वाला जो बेस होगा, जो भी हमारा ये भस्म होगा, उसको हम क्या कह देते हैं? क्षार कह देते हैं। तो ये केवल जल में घुलने वाला है, दो अलग अलग कैटेगरी हैं। तो ये कहता है सभी क्षार भस्म होते हैं। सभी क्षार भस्म, ये भस्म है, सभी क्षार भस्म है, किंतु सभी भस्म क्षार नहीं। मतलब सभी भस्म का मतलब अगर ये टोटल ले लें तो ये सब इसी में शामिल होंगे। कह रहे हैं ऐसे कैसे होगा? सभी क्षार तो इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन सभी ये वाला हिस्सा कैसे आ पाएगा उसमें भस्म के अंतर्गत? ये ध्यान देंगे, ये वाले क्षार के अंतर्गत। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही जवाब है। किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो इसकी वजह से सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे। उपरोक्त सभी, दो अलग अलग कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी के अंदर। अगला सवाल है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? OH आयन, H+ आयन,
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सभी लोग जवाब ज़रूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी समझाया भी था मैंने आपको। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? OH आयन, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सभी अम्ल। अम्ल की बात हो रही है तो H+ आयन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर क्षार की बात होती तो OH आयन होता। अगले सवाल पे चलते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा, भस्म माने बेस की बात हो रही है यहाँ पर, खट्टा, मीठा या स्वादहीन। सभी लोग जवाब जरूर दें। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो इनका स्वाद होता है खारा, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? भस्मों के एक्विलिन सॉल्यूशन में, यानी जल वाले घोल में, सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में कौन सा आयन होता है? H+, H-, OH-, OH+। सभी लोग जवाब जरूर देंगे जिसको भी आंसर पता है। अभी बताया था मैंने, भस्म माने बेस की बात हो रही है यहाँ पर। अभी काफी बढ़िया बढ़िया सवाल और आने वाले हैं। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है सी, OH-। अगले सवाल पे चलते हैं। सभी लवण यानी सॉल्ट होते हैं, क्या होते हैं? वही ऑप्शन है यहाँ पर, विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अपघट्य, स्थायी अपघट्य या उदासीन। इलेक्ट्रिकली रिड्यूसेबल वाला टाइप है ये विद्युत अपघट्य। विद्युत अनपघट्य मतलब जो इलेक्ट्रिकली और डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे या समाप्त नहीं हो पाएंगे। सभी लवण होते हैं, क्या होते हैं? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विद्युत अपघट्य। अगले सवाल पे चलते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच वैल्यू हमें पता ही है, एसिडिक बेस 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 और अपना जो न्यूट्रल होते हैं उनका पता लगाने का एक तरीका है ये, कि कौन सा कंपाउंड किसके अंतर्गत आएगा, एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है। तो पीएच मान निर्धारण किसने किया था? तो ऑप्शन है लेवोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिस या सोरेनसन। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो इसका सही जवाब है सोरेनसन। अगले सवाल पे चलते हैं। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान कितना होता है? सांद्रण माने कंसंट्रेशन। शुद्ध जल में, प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन यानी H+ का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन है 10⁻⁻7, 10⁻⁻5, 10⁻⁻10, 10⁻⁻14। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाने की संभावना है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, सांद्रण माने कंसंट्रेशन। तो इसका सही जवाब है 10⁻⁻7। अगले सवाल पे चलते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय घोल यानी एसिडिक सॉल्यूशन, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? ये तो हम जानते हैं, सभी लोग जवाब जरूर दें। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 7, 7 से कम, 7 से ज़्यादा या 14। 16वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमने पढ़ा है इस वजह से सरल लग रहा होगा जो लोग पेपर दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब है 7 से कम। अगले सवाल पे चलते हैं। क्षारीय घोल का यानी जो बेस वाला हमारा घोल होगा, सॉल्यूशन होगा, उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या 0, 7।
सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 0 या 7? तो क्षार का क्या होगा, बेस का क्या होगा, 7 से ज़्यादा। अगले सवाल पे चलते हैं। उदासीन घोल का यानी जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है 7। अगले सवाल पे चलते हैं। ये चीज़ें मैंने सारे आपको पढ़ा रखी हैं तो काफ़ी आसान हो रहा होगा पढ़ने, सॉल्यूशन देने में आपके लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन है, इसके बाद 20 क्वेश्चन और हैं। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस बनाते हैं? अम्ल, एसिड। सबसे पहले हमने यही तो देखा था, धातु से मिला था। देखिए सॉल्ट तो सभी में बन रहा था। नीचे की 3 जो रिएक्शन थी, याद करिए एसिड वाले में, उनमें लवण और जल भी बनता था। कार्बोनेट वाले में CO2 भी बनता था। तो बचा क्या फिर? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अभी क्वेश्चन कितना सिंपल है, जिसने भी वो अभी जो लेक्चर हमने करा है उसको ध्यान से सुना होगा, वो ऑप्शन देखते ही टिक कर देगा। तो सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। अगले सवाल पे चलते हैं। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच वैल्यू क्या होती है? 5, 6.7, 7.4 या 8? और रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? 5, 6.4, 7.4 या 8? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और रक्त का पीएच वैल्यू बताइए। एंड द राइट आंसर इज 7.4। तो ये एसिड होगा कि बेस होगा, सभी लिखकर ज़रूर बताएं। तो रक्त का यानी ब्लड का, जो हमारा ब्लड है उसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। अगला जाते हैं हमारे कैल्शियम से भरपूर दूध का पीएच मान। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क 6.1, 6.6, 7.4 या 8.0? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21वां क्वेश्चन। दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो राइट आंसर है 6.6। अगला सवाल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है। हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्ति पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? तो ऑप्शन है, इसमें हाइड्रोजन अणु की संख्या कम होती है, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित होता है, इसमें क्लोरीन होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ये ज़्यादा मोर पावरफुल क्यों है? तो इसका सही जवाब है, ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है। अब स्ट्रॉन्ग में हमने क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या कंडीशन थी? जो H+ जल्दी छोड़ देगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब है। यह H+ आयन उत्पन्न करने के लिए पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है ये। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन पे। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु और क्षारीय हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं। सामान्य लवण, अम्ल लवण, भस्मिक लवण और मिश्रित लवण। तो इसे तो ऑप्शन के हिसाब से हम आराम से कर सकते हैं। अम्ल तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अम्ल है यहाँ पर। एसिड हो नहीं सकता है। मिश्रित का मतलब दोनों है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या सही है भैया? सामान्य लवण। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण यानी नॉर्मल सॉल्ट नहीं है? सामान्य लवण माने नॉर्मल सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 24। Na2SO4, NaHSO4,
Na3PO4 और CaSO4। जो ऑप्शन देख रहा है वो डायरेक्ट बना लेगा, नॉर्मल सॉल्ट कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब होगा ये बी, क्योंकि इसके पास एच है, ये तुरंत अपना एच छोड़ देगा यहाँ पर। ध्यान देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण बताइए। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण बताइए। K4FeCN के बाहर मल्टीप्लाई बाय 6, K2HgI4, AgNH3 का ट्वाइस Cl, और अगला है नन ऑफ दीज। जटिल लवण का एग्जाम्पल बताइए। ये इनमें से सभी सभी, नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ अबव। तो जटिल लवण के जो एग्जाम्पल हैं वो सभी हैं, ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। काफी अच्छा सवाल है। मोहर लवण या मोहर सॉल्ट क्या है? सरल लवण, संकर लवण, संकर मतलब हाइब्रिड, द्विक लवण या जटिल लवण। द्विक माने ड्यूल सॉल्ट, जटिल माने कॉम्प्लेक्स, सरल माने नॉर्मल सॉल्ट। तो मोहर लवण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है द्विक लवण। द्विक लवण को ही मोहर लवण भी कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमें मैचअप करने हैं। सामान्य लवण फिटकरी, अम्लीय लवण बेरियम क्लोराइड, क्षारीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट, द्विक लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होना है ये हमने बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सामान्य लवण के अंतर्गत आएगा बेरियम क्लोराइड। उसके बाद है अम्लीय लवण में आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। याद आ रहा है आपको? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अगला है क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण में आ जाएगा फिटकरी, जिसको एलएम भी कहते हैं। अगला है द्विक लवण, द्विक लवण में आएगा हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अच्छा सवाल था ये भी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी काफी अच्छे सवाल हैं। 28वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, या कौन सा कथन सही है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, OH आयन देते हैं। तो हमने ये बताना है कौन सा बिल्कुल सही जवाब है। तो हम जानते हैं ये वाला तो गलत है, H आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। हाइड्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल एसिड्स, ये किसने कहा था? आर्हेनियम, ब्रॉन्स्टेड, डेवी या लॉरी ने? हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक अवयव है, आवश्यक कंपोनेंट है, ये हमारे डेवी ने कहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लवण जो वे सॉल्ट जो जल का अवशोषण करता है, जल खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, एनहाइड्रिक लवण कहते हैं, हाइड्रोफिलिक लवण कहते हैं, या हाइड्रोफोबिक लवण कहते हैं। सभी लोग सवाल जवाब जरूर देंगे। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो 30वें क्वेश्चन का सही जवाब है ऐसे लवण जो जल अवशोषित कर लेते हैं उन्हें हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। पीएच मूल्यांक दर्शाता है। पीएच क्या दर्शाता है? निगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक, दूध की शुद्धता का मूल्यांक। अब ये तो गधा भी बता देगा जिसने सुना होगा। किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो 31वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये पेपर आपको काफी सरल लग रहा होगा, क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ी हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? एक्विलिन सॉल्यूशन अगर उसका लें तो वो कैसा होगा अमोनियम क्लोराइड का? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या रंगीन, एसिडिक, बेस, न्यूट्रल या कलर्ड। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो इसका होगा क्षारीय विलयन, क्षारीय होगा, यानी बेस कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके। अब कुछ अंतिम सवालों की तरफ हम जा रहे हैं। इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा।
33rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? ऑप्शन है HClO, AgBr, HFN, H2CO3। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। HClO, AgBr, HFN या H2CO3? तो 33rd क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है H2CO3। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो लवण है, लाल को नीले में बदल रहा है, तो कैसा होगा? क्षारीय लवण होगा वो, क्षारीय लवण। Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3 10H2O या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है Na2CO3। अगले सवाल पे चलते हैं, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण का यूज होता है? जलीय विलयन एसिडिक है या नहीं, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? हाइग्रोमीटर, एसिड मीटर, पीएच मीटर या एमीटर? तो राइट आंसर क्या है? पीएच मीटर। अगले सवाल पे चलते हैं, सभी लोग जवाब भी दें अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर आंसर आते हैं तो ज़रूर बताएं। मनुष्य के खून का पीएच होता है कम अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय? मनुष्य के ब्लड यानी रक्त का जो पीएच है वो क्या होता है? ये होता है कम क्षारीय, कम क्षारीय। 7 पॉइंट कितना था? 4 था। अगला है, शुद्ध जल का पीएच बताइए। शुद्ध जल का पीएच बताइए। शुद्ध जल का पीएच बताइए। 0, 1, 7 या 14? शुद्ध जल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? 7 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, 38th क्वेश्चन, शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है। शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन क्या होता है? अत्यधिक क्षारीय विलयन, अत्यधिक अम्लीय विलयन, दुर्बल अम्लीय विलयन या उदासीन अम्लीय विलयन? काफी अच्छा सवाल है। तो 7 से नीचे को आते तो अम्लता धीरे 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 बढ़ती है, तो 0 पे जाएगा तो हाई एसिडिक होगा वो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो इसका सही जवाब है अत्यधिक अम्लीय विलयन। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से घुलनशील लवण बनते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या अपचयन? ये आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम सवाल है। इसी के साथ हम अगला चैप्टर जो कल देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल वाला देखेंगे। वो भी काफ़ी सरल सवाल है, सरल हमारा चैप्टर है, तो बहुत आसानी से वो भी कवर हो जाएगा। तो पुरानी चीज़ें भी पढ़िए, ये वीडियो भी देखिए, और जो आगे की जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं अपने हिसाब से भी तैयारी करते रहिए, तो काफ़ी फायदा होगा। तो 39 क्वेश्चन का सही जवाब है अवक्षेपण अभिक्रिया। किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रैक्टिस सेट और हमारी ये क्लास, थ्योरी की क्लास कंप्लीट समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल हम देखेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया है, तो अगला फोकस हमारा इन 2 चैप्टर पे है, धातु अधातु और तत्वों का वर्गीकरण पे। तो अगर हो पाया तो ये दोनों चैप्टर एक साथ आएंगे, नहीं तो ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आएगा कल। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।